महाराष्ट्र के एक गरीब महिला लोगों के बहकावे में आकर सऊदी अरब चली जाती है। हालांकि वह एक खूबसूरत और सुंदर औरत थी। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था अपनी 3 बेटियों का बेहतर भविष्य बनाना। इसलिए वह महिला लोगों के बहकावे में आकर सऊदी अरब तो चली जाती है और वहाँ एक ब्यूटी पार्लर में 50,000 पर जॉब करने लगती है। लेकिन वह इस बात से खबर नहीं थी कि वह जिस ब्यूटी पार्लर में काम कर रही थी वह ब्यूटी का काम सिर्फ एक दिखावा था। असली खेल कुछ और था। एक ऐसा गंदा खेल जहां औरतों को अरबी शेखों के बिस्तरों की जीनत बनाया जाता था। उसके साथ इतना गंदा काम किया जाता था जिसे आप सोच भी नहीं सकते। फिर 2 से 4 दिन बाद उस सुंदर महिला के साथ इतना गलत खौफनाक काम किया गया जिसे देखकर आपके सर डगमगा जाएंगे। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, यह घटना महाराष्ट्र के पुणे शहर की है, जो एक शाहिदा नाम की एक खूबसूरत और सुंदर औरत थी। उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना था अपनी 3 बेटियों का बेहतर भविष्य बनाना। उसका पति का नाम अहमद रियाज था और दोनों दिन रात इसी फिक्र में रहते कि उनकी बेटियों की अच्छी पढ़ाई और शादी कैसे होगी। शाहिदा एक दुकान में काम कर रही थी। वहां उसका तनख्वाह 3,000 था, लेकिन उस तनख्वाह से घर के बढ़ते खर्च पूरे नहीं हो पा रहे थे। इसी बीच उसके पड़ोसियों से पता चला कि सऊदी अरब में एक ब्यूटिशियन की ज़रूरत है, जहां सैलरी 4,500 रियाल यानी इंडियन 90,000 से 1 लाख से ज़्यादा होगी। यह सुनते ही शाहिदा का मन सऊदी अरब जाने के लिए मचल उठा। उसके पति ने भी सोचा कि अगर वह कुछ साल वहां काम कर लेगी तो उनकी जिंदगी संवर सकती है। शाहिदा ने फौरन एक एजेंट से संपर्क किया जिसने उसे भरोसा दिलाया कि वहां उसे अच्छा रहना, अच्छा खाना मिलेगा और बस 8 घंटे की ड्यूटी करनी होगी। फिर सऊदी अरब के दम्माम में जब शाहिदा बानो ब्यूटी पार्लर में पहुंची तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा और सोचने लगी कि ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है। जो उसे बताया गया था वही उसे ब्यूटी पार्लर मिला है। यानी उसने सऊदी अरब के बारे में पहले भी सुन रखा था कि लोगों को कुछ बताया जाता है और जब वह सऊदी अरब पहुंचते हैं तो फिर उनको गलत जगह भेज दिया जाता है। अब उसने बहुत बड़ा शुक्र अदा किया था उस परवरदिगार का कि ठीक जगह पर आ गई है। लेकिन उसकी जिंदगी असली इम्तिहान तो अब था, जहां करीब 8 से 10 औरतें काम करती थीं। उनमें से ज्यादातर शादीशुदा थीं, जबकि 2-3 लड़कियां अभी कुंवारी थीं। जब शाहिदा बानो उनकी ओर देखती तो उसे कोई भी खुश नजर नहीं आता। वहां काम करने वाली हर औरत के चेहरे पर उदासी और मायूसी झलकती है। शाहिदा को लगा कि शायद वे अपने देश और परिवार से दूर होने की वजह से दुखी हैं। परदेश में खुद को ढालना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है और शायद यही वजह थी कि उनकी आंखों में कुछ चमक नहीं थी। इसीलिए यह उदास रहती थी दोस्तों। उसके बाद शाहिदा बानो को वहां की हकीकत का नहीं पता था। वह तो बस यही सोचती थी कि जो यह काम ब्यूटी पार्लर कर रही है बस वही उसको करना होगा। सैलरी भी उसकी अच्छी थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। रोजाना अपने पति यानी अपने शौहर अहमद रियाज से बात किया करती थी। उसने क्या किया, कितनी औरतों के उसने बाल बनाए, कितनी औरतों के उसने मेकअप किए, वह सब एक एक दिन की रिपोर्ट अपने पति को दिया करती थी। दोस्तों, फिर एक दिन उस ब्यूटी पार्लर की मालकिन, जो एक अरबी औरत थी, उसने शाहिदा बानो से कहा, तुम्हें होम सर्विस के लिए जाना होगा। शाहिदा ये सुनकर चौंक गई। उसने सोचा, होम सर्विस का मतलब मुझे किसी के घर जाकर मेकअप करना पड़ेगा। तभी मालकिन बोली, हाँ, यहाँ के सऊदी क्लाइंट बहुत पैसे वाले होते हैं। कुछ लोग पार्लर नहीं आते। उन्हें अपने घर पर ही मेकअप और बाल बनाने के लिए औरतें चाहिए होती हैं। उनके घर में पहले से ही सारा सामान होता है। बस काम करने वाली होनी चाहिए जो उन्हें अच्छे से तैयार कर सके। उसने कहा, क्या सऊदी शेख बहुत मालदार आदमी होते हैं? तभी वह बोली, हाँ। उसके बाद वो बहुत उत्सुक थी। जाने के लिए वह देखना चाहती थी कि सऊदी अरब के लोग कैसे रहते हैं, कैसे उनके घर होते हैं, कैसे उनका घर का रहन सहन होता है। अब जब उसे पता चला कि होम सर्विस के लिए जाना है तो वह खुश थी। लेकिन होम सर्विस का नाम सुनकर के दूसरी औरतें जो और थीं, उनके चेहरे मुरझा जाते हैं कि कहीं उनको ना भेज दिया जाए। आखिरकार उनके चेहरों पर जब शाहिदा बानो की नज़र पड़ी तो सब उदास थी।
और फटी फटी आंखों से शाहिदा बानो को देख रही थी। वो उनकी उस बात का मतलब नहीं समझती है, और जो गाड़ी उसे लेने आई थी उसमें जाकर के अपनी मेकअप किट यानी अपना बॉक्स वो उठाती है, जिसमें उसने अपना ज़रूरी सामान मेकअप किट, जो बाल बनाने के औजार हथियार सब कुछ रखे थे, और फिर जाकर के उस गाड़ी में बैठ जाती है। एक बहुत ही बड़ी सी अच्छी आलीशान गाड़ी थी जो उसको लेने आई थी। गाड़ी में बैठी तो समझ गई कि शायद वाकई यह कोई मालदार आदमी होगा। गाड़ी जब उसे लेकर के चलने लगी तो दोनों तरफ रेत के टीले और रेतों के पहाड़ से गुजरती हुई गाड़ी आगे जा रही थी। हरीली का नामो निशान नहीं था। जहां से वह गाड़ी गुजर रही थी वहां बड़े बड़े रेत के पहाड़ थे। वह बड़े अचंभे के साथ देख रही थी। जब वह रेत के पहाड़ पार होते हैं, आगे कुछ हरियाली मिली, और उसके बाद उस घर के आगे जाकर वह गाड़ी रुक जाती है। दोस्तों, घर के आगे गाड़ी जाकर के रुकी तो अब शाहिदा बानो को उतरने का इशारा किया जाता है। उसके बाद उसने सोचा कि इतने बड़े घर में, इतने बड़े महल में आज वह सर्विस देने आई है, अच्छी बख्शिश मिलेगी, अच्छे पैसे मिलेंगे। बड़ी खुश थी। एक औरत उसको हाथ के इशारा करती है और उसको अपने पीछे चलने के लिए कहती है। दोस्तों, जब वो अंदर घर में घुसती है तो उसके तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बेहतरीन मार्बल था, बेहतरीन घर की दीवारें थीं, और घर की दीवारों पर पुराने ज़माने की पेंटिंग लगी हुई थी। बड़ी ऊंची ऊंची आलीशान दीवारें थीं और बड़ी ऊंची छत थी जिसमें बड़े बड़े झूमर टंगे हुए थे। वो फटी फटी आंखों से सारे घर को बड़ी हैरत के साथ देख रही थी। तभी किसी ने उसको हाथ के इशारे से कहा कि अंदर आ जाओ। हाथ के इशारे से जिसने कहा था वह एक औरत यानी एक कम उम्र की लड़की थी जिसने हाफ कपड़े पहने हुए थे। शाहिदा बानो देख करके हैरान हुई कि सऊदी अरब के अंदर, जहां पर कहा जाता है कि वहां तो पर्दे का बहुत इंतजाम होता है, लोग औरतें पर्दे में रहती हैं, खास करके औरतें, और वहां अर्ध कपड़ों में उस लड़की को देखकर वह चौंक जाती है। बहरहाल वह अंदर जब पहुंचती है, उस लॉबी को पार करके अंदर रूम में जाती है। वह भी एक बड़ा सा हॉल था जहां पर एक मर्द यानी एक सऊदी अधेड़ उम्र आदमी वहां पर बैठा हुआ था। उसने कहा कि बेटर बैठिए मोहतरमा, तशरीफ रखिए। उसके बाद उसने अपने हाथ से ताली बजाई तो एक और हाफ कपड़े पहने लड़की जो थी वह शरबत का गिलास और एक प्लेट में कटे हुए कुछ फल लेकर के आती है। दोस्तों, वो फल टेबल पर रख दिए जाते हैं, और वो अरबी शेख जो बैठा हुआ था उसने कहा कि ये शरबत पीजिए पहले और ये फल खाइए, उसके बाद आपको अपनी सर्विस देनी होगी। दोस्तों, शाहिदा बानो हैरत के साथ अपना वह बॉक्स जो उसने मेकअप किट वगैरह जो अपना सामान उसने ले रखा था उस टेबल पर रखे, और फिर कुछ फल के टुकड़े उसने खाए, और उसके बाद वह शरबत पीती है। शरबत पीने के बाद उसकी आंखें बोझल होने लगती हैं। उसको अपना सर भारी भारी लगने लगता है। उसके बाद उसको नहीं पता क्या हुआ। जब आंख खुली तो एक आलीशान खूबसूरत बिस्तर पर गद्दों पर लेटी हुई थी, यानी निर्वस्त्र लेटी हुई थी। उसके सामने ही वह सऊदी के शेख बिल्कुल सामने खड़ा हुआ था। हाथ में उसके एक जाम था जो आराम आराम से चुस्कियां ले रहा था, और वह प्याला जो जिस प्याले में वह जाम था वह शराब थी। वह भी नक्काशी किया हुआ बड़ा खूबसूरत था, और बिल्कुल बिना कपड़ों में वह उसके सामने खड़ा हुआ एक कुटिल हंसी हंस रहा था। दोस्तों, इस हालत में अपने आप को देख करके वह डर जाती है, सहम जाती है, अपने को अपने दोनों हाथों से छुपाती है, और फिर चादर उठा करके उसको ओढ़ने की कोशिश करती है। दोस्तों, वह सऊदी जल्लाद व दरिंदा उसके हाथ से वह चादर खींच लेता है और कहता है कि मैडम, ऐसे ही आप अच्छी लगती हो। टूटी फूटी उर्दू अपनी जुबान से बोल रहा था। ऐसे ही बहुत खूबसूरत लगती हो, जितनी तुम बिना कपड़ों के खूबसूरत दिखती हो। कपड़ों में इतनी खूबसूरत नहीं दिखती हो। दोस्तों, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। शाहिदा बानो की समझ में अब आ गया था कि होम सर्विस के नाम से जो औरतें वह चौंक गई थीं, जो डर गई थीं, उनकी चौंकाने का मकसद क्या था। उनके चेहरे पर मासूमियत और खौफ क्यों थी। उनके चेहरे से साफ साफ नजर आ रहा था उस ब्यूटी पार्लर में जितनी औरतें थीं वह खुश नहीं रहती थीं। अब उसकी समझ में आ गया था कि इतनी बड़ी सैलरी यहाँ पर क्यों दिया जा रहा है। यहाँ पर जिस्म फरोशी के धंधे में आ चुकी है। उससे वह सऊदी ब्यूटी पार्लर की आड़ में वह सऊदी मालकिन इस जिस्म फरोशी का धंधा कर आती है। दोस्तों, तो उसका बदन चूर चूर था। उसका बदन दर्द से बिल्कुल टूटा हुआ था। पता नहीं बेहोशी के आलम में उसके ऊपर से कितने सऊदी गुजरे होंगे।
वह अपने मन में यह सोच रही थी या फिर उसी सऊदी ने शराब पीने की हालत में, नशे की हालत में उसके साथ क्या क्या किया होगा। दोस्तों, सऊदी अरब के लोगों के बारे में उसने पढ़ रखा था, सुना भी था कि सऊदी अरब के लोग बहुत अय्याश होते हैं। यानी सऊदी अरब के अंदर अच्छे भी लोग हैं तो बुरे भी लोग हैं। और दो दोस्तों, जाहिर बात है कि बुरी बातें ज़्यादा फैलती हैं और सऊदी लोगों की यह बातें अक्सर पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में मशहूर है कि अय्याशी आज सऊदी अरब के अंदर चरम पर है, जहां सऊदी अरब का कानून बहुत ज़्यादा सख्त है। एक आदमी को हरामकारी करने के लिए, बलात्कार करने के लिए उसको मौत की सज़ा दे दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ शराब भी है, नशा भी है, हरामखोरी भी है और वहाँ के लोग अय्याश भी। उसके बाद शाहिदा बानो अपनी किस्मत पर आंसू बहाने लगी। वह सऊदी शेख उसको हंसते हुए कहता है कि मैडम, रोने की कोई बात नहीं है। वह इधर उधर देखकर अपने कपड़े ढूंढना चाहती थी, अपने कपड़े उठाकर वह पहनना चाहती थी, लेकिन उसको अपने कपड़े भी नजर नहीं आ रहे थे। सामने दूर एक अलमारी में उसके कपड़े नजर आया कि शायद वह उसका बुर्खा और उसके कपड़े जो पहने हुए थे वहां पर थे। वह उठ कर के अपने सीने को छुपाए हुए हुए उन कपड़ों को उठाने की कोशिश करती है। तो उस सऊदी शेख ने, उस दरिंदे ने उसकी बाजू पकड़ ली और बाजू पकड़ने के बाद उससे कहा, उसको पलंग पर, उसी पलंग पर वापस धक्का दे दिया कि मैडम अभी एक राउंड और होना है। उसके के तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। अभी तो उसने बेहोशी की हालत में उसके साथ वह सब कुछ किया था। उसने कहा कि अभी तो तुम, उस समय शराब का असर था, तुम्हें शायद इस मज़े का पता ही नहीं चला होगा कि हम सऊदी अरबी लोग कैसे एक औरत के साथ संबंध बनाते हैं, कैसे एक औरत को खुश करते हैं। अब तुम होश में आ गई हो तो एक राउंड तुम्हारे साथ जो है होश में आने के बाद भी होगा, ताकि हमारी ताकत का तुम्हें पता चल जाए। दोस्तों, उसके बाद वह हंसा। उस शराब के प्याले को उसने पूरा एक खत्म किया और फिर सवार हो जाता है। शाहिदा बानो के ऊपर लगभग आधा पौन घंटा वह उसको रोता रहा और शाहिदा बानो ने अपना जिस्म ढीला छोड़ दिया। उसको पता था कि उससे जबरदस्ती या हुज्जत करने का कोई फायदा नहीं है। वह बुरी तरह फंस चुकी है। अगर उसने उससे छूटने की कोशिश की तो शायद वह उसको मार दे। उसने अपने आप को उसके हवाले कर दिया। दोस्तों, जब तक उसका मन भरा उसने उसको नोचा, कसोट। उसके बाद वह उसको जाने देता है। वह औरत ने अपने कपड़े उठाए और एक एक करके अपना कपड़े पहने, अपना बुर्का डाला और उसके बाद वह जाने लगती है। दोस्तों, जब वह जाने लगी तो आवाज़ देकर उसने कहा कि मैडम ज़रा रुक की, और एक लिफाफा उसको दिया। उसने कहा कि ये तुम्हारे लिए कुछ बख्शीश मेरी तरफ से। आज तुम हिंदुस्तानी औरत, जैसा मैंने सुना कि हिंदुस्तानी औरतें बहुत ही मज़ेदार होती हैं, बहुत मज़ा देती हैं, आज तुम्हारे साथ बहुत मज़ा आया और खुश होकर के मैं तुम्हें यह इनाम दे रहा हूं, और आगे जब मैं तुम्हें सर्विस के लिए बुलाऊंगा तो तुम आ जाना। दोस्तों, शाहिदा बानो उसकी तरफ नफरत से देखती है और वह लिफाफा वापस फेंक देती है और फिर घर से बाहर निकल जाती है। जो गाड़ी उसको लेकर के आई थी, वह बाहर गाड़ी लगी हुई थी। उस गाड़ी में बैठ बैठ कर वह ब्यूटी पार्लर वापस पहुंच जाती है। जब उसकी वह अरबी मालकिन उस ब्यूटी पार्लर की औरत को देखती है कि सर्विस दी आई, तो दोस्तों उसके बाद शाहिदा बानो की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर ब्यूटी पार्लर जो औरतें थीं वह उसको तसल्ली देती हैं और कहती हैं कि हम सब लोगों को, हम सब औरतों को, जो अलग अलग मुल्कों की थी, कोई पाकिस्तान की थी, कोई बांग्लादेश की थी, सब एशियाई देशों की औरतें थीं, उन्होंने भी यही कहा कि हमें में भी 1 लाख प्लस सैलरी के लिए, यानी सऊद अरब 4,500 रियाल की सैलरी के लिए लाया गया। और हमें भी यही बताया गया था कि ब्यूटी पार्लर में आपको सर्विस देनी होगी, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमें ब्यूटी पार्लर के नाम से जिस्म फरोशी के धंधे में धकेला जाएगा। उसके बाद में उस अरबी मालकिन ने उनसे कहा था कि चुपचाप अपने काम को करती रहो, जैसा मैं तुमसे कहती हूँ। जहाँ भी तुम्हें होम सर्विस के लिए भेजा जाएगा वहाँ चुपचाप चले जाना, ज़्यादा हुज्जत करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, उस दिन के बाद फिर उनकी शाम हो जाती है। शाम को छुट्टी होने के बाद जब वह आज अपने कमरे पर पहुंची तो ना उसे खाने का मन था, ना उसे खाना बनाने का मन था। वह वापस अपने घर जाना चाहती थी। कमरे पर पहुंची, जैसे तैसे करके बिस्तर पर लेट जाती है, आंसू बहाती रहती है। तभी उसके पति अहमद रियाज का फ़ोन इंडिया से उसके पास जाता है।
वह कहता है कि हमारी बेटी अपने स्कूल में अपने उसम टॉप किया है। वो इसीलिए तुम्हें बधाई देने के लिए फ़ोन किया है। कैसी हो, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? अपने आप को वह संभालती है, अपने मन को वह हल्का करती है। उसके बाद वे कह देती है कि जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मन बहुत उदास था। अगले दिन जब ब्यूटी पार्लर में पहुंचती है दोस्तों, तो फिर उसको ब्यूटी पार्लर का काम कराया जाता है। यानी 3-4 दिन तक कोई भी उसको होम सर्विस पर नहीं भेजा गया। उसके बदले और औरतों को भेजा गया था। वे अर्बन भी समझ रही थीं कि शायद सऊदी ने इसको ज़्यादा सताया होगा, थकी हुई होगी, इसीलिए इसको 2-3-4 दिन के लिए रेस्ट दिया गया था। 4 दिन के बाद वह अरबी मालकिन अंदर आती है और कहती है कि आज तुम्हें और गुलबदन, तुम दोनों को आज एक साथ होम सर्विस के लिए जाना है। दोस्तों, उधर उस शाहिदा बानो ने कहा था कि मैं अब होम सर्विस के लिए नहीं जाऊंगी। जब उसने जाने के लिए इनकार किया तो फिर उस ब्यूटी पार्लर की मालकिन अर्बन ने कहा था कि अगर तुमने जाने के लिए इनकार किया तो फिर मैं तुम्हें बदका के इल्ज़ाम में फंसा दूंगी। इस मामलात में तुम इंडियन हो और यहाँ सऊदी अरब के कानून से तुम वाकिफ नहीं हो। अगर मैंने तुम्हारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि तुम यहाँ हरामकारी करती हो, बदका करती हो, तो पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी और तुझे मृत सज़ा मिल जाएगी और यहाँ तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है। मैं 10 ऐसे लोग गवाही के लिए तैयार कर दूंगी जो कह देंगे कि हाँ, हमारे साथ ये बदका करने के लिए हमें उकसा थी, हमें गंदे गंदे इशारे करती थी। दोस्तों, जब ये बात उस अरबी मालकिन ने शाहिदा बानो को बताई तो उसके तो पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। उसने सोचा कि यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। अब वह बेचारी क्या करती, मरती क्या ना करती। गुलबदन और शाहिदा बानो दोनों उस गाड़ी में बैठ जाती हैं जो उन्हें गाड़ी लेने आई थी। उसके बाद जब वह गाड़ी लेकर गई तो वहाँ बड़े अमीर और अय्याश लोग रहते थे। ऐसे लोगों के पास दौलत की कोई कमी नहीं होती। उनके घर भी बहुत बड़े बड़े होते हैं और उनकी हर बात में अय्याशी झलकती है। वे ज़्यादातर बाहर से आई हुई मजबूर, बेसहारा और बेबस औरतों को देखते हैं और उन्हीं के साथ संबंध बनाना चाहते हैं। खासकर सऊदी के बाहर से आई हुई औरतों को निशाना बनाते हैं। उनमें क्या मज़ा है, ऐसे हालात हैं। उन लोगों के बेचारी दोनों अंदर जाती हैं। पहले तो उन्होंने देखा कि कुछ औरतें मेकअप कराने के लिए वह उनका इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने उस खुदा का शुक्र अदा किया कि चलो यहाँ तो ऐसा कोई मामला नहीं है, औरतों को ही सर्विस देनी है, उनके ही मेकअप वैकअप करने हैं। उनके मेकअप और सर्विस देने के बाद फिर एक औरत आती है और उन दोनों से, गुलबदन और शाहिदा बानो से कहती है कि आइए, अब तुम्हें अंदर रूम में जाना है। वहाँ मालकिन जो है वहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। दोस्तों, उन्होंने सोचा कि शायद कोई और इस घर की बड़ी मालकिन होगी। वह अंदर चली जाती है। अंदर जाकर के क्या देखती है कि एक अरबी शेख जो कि हुक्का पी रहा है, उसके हाथ में एक नली है और बेहतरीन एक सजा हुआ हुक्का वहाँ पर रखा हुआ है। वह समझ गई कि आज फिर उनको होम सर्विस के नाम पर यहाँ इस सऊदी के साथ में रहना पड़ेगा, सोना पड़ेगा और इसके जुल्म और सहने पड़ेंगे। क्योंकि वहाँ के सऊदी जो बूढ़े बूढ़े भी होते हैं ना, जो 50+ उम्र के 60 साल के, वो भी बड़े ताकतवर और वो भी बहुत हरामखोर होते हैं, जो अय्याश किस्म के होते हैं। बहरहाल बेचारी मरती क्या ना करती, दोनों वहां पर बैठ जाती है। उसके बाद वह सऊदी शेख फिर वही शरबत और कटे हुए फल उनके लिए आते हैं। ये शायद वहाँ के मेहमानों के लिए स्वागत का एक तरीका होता है। उनको अच्छे से खातिरदारी की जाती है और शरबत वहाँ पर पेश किया जाता है। शाहिदा और गुलबदन दोनों समझ गई थी कि इस शरबत में फिर कोई नशीला पदार्थ मिला हुआ होगा, कि बहरहाल अगर वह इनकार करती तब भी उनकी आफत थी, इसलिए वह पी जाती है। अब उस सऊदी शेख ने कहा था कि यह नवश नाम का एक शरबत था। एक अरबी ने बताया था कि यह शरबत है जो जिस्म को तुम्हारे ठंडक और एनर्जी देगा, तुम्हें ताकत देगा, इसको पी लो। वह पी लेती है ठंडा ठंडा शरबत। बहरहाल इसके अलावा कोई चारा नहीं था। उसके बाद वहाँ पर 4 अधेड़ उम्र अरबी लोग और आ जाते हैं। जब वह 4 अरबी लोग और आए तो अब उनकी रूह कांप गई। उनकी आत्मा अब छलनी होने वाली थी। उन्होंने सोचा कि अब ये 5 लोग शायद उनके साथ वही गलत काम करेंगे। अब वह जो अरबी असली था, जो बैठा था वहाँ पर, उसका नाम
मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह था। उस मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने उस अशहीद बानो से कहा कि सुना है कि तुम वापस इंडिया जाना चाहती हो और तुम यहाँ आने के लिए इनकार कर रही थी। उसने कहा कि सर, मेरा बाल बच्चे हैं, मैं औरत हूँ, मेरे 3 बेटियां हैं, एक मेरा पति है, हम गरीब लोग थे। वहाँ तो मैं ब्यूटी पार्लर का काम करती थी, लेकिन यहाँ अच्छी सैलरी सुनी तो आ गई, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे घरों में जाकर के इस तरह का काम करना पड़ेगा। इसीलिए मैं इस काम को नहीं करना चाहती। मैं उस रब से, उस परवरदिगार से डरती हूँ। ये गलत है। उसने कहा कि सही और गलत का हमें पाठ मत पढ़ाओ। अगर तुम वापस जाना चाहती हो तो तुम्हारा पासपोर्ट भी तुम्हें वापस कर दिया जाएगा और तुम्हें प्लेन में भी बिठा दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। उसने कहा कि जी, क्या शर्त माननी होगी, बताइए। अब उस अरबी शेख ने हंसते हुए कहा कि अपने कपड़े उतारो और हम तुम्हारे जिस्म को देखना चाहते हैं दोस्तों। अब उसकी जान हलक में अटक गई थी। बेचारी क्या ना कर अब दोनों, वह गुल बदन भी और शाहिदा भी। कपड़े उतारने के अलावा और कोई उनके पास चारा नहीं था। अपने कपड़े उतार कर एक तरफ डाल देती है और अब बिना वस्त्र के वह उनके सामने इसी तरह से खड़ी। उस गंदी रात की शुरुआत कुछ यूं हुई। उस कमरे में एक लड़की पहले से मौजूद थी जो शराब के प्याले में शराब डाल रही थी। तभी उनमें से एक अरबी आदमी ने कहा, तुम दोनों को हमारे लिए नाचना होगा, अरबी धुन पर डांस करके दिखाना होगा। इसके बाद उन दरिंदों ने उनकी हदें पार कर दी। पहले उनके कपड़े उतरवाए गए और फिर बिना वस्त्र के उस लड़की के साथ डांस करने के लिए मजबूर किया गया। म्यूजिक चलाया गया और बेचारी मजबूर लड़कियां, जिन्हें नाचना आता था या नहीं, लेकिन उन्होंने डर और बेबसी में जबरदस्ती ठुमके लगाने शुरू कर दिए। किसी तरह उनकी यह घिनौनी फरमाइश पूरी की। डर और लाचारी के बीच जब उन्होंने अपने कपड़े पहनने के लिए उठाए और कहा, हमने आपकी शर्त पूरी कर ली है, अब हमारा पासपोर्ट वापस दो और हमें यहाँ से जाने दो, तो उन वहशी दरिंदों ने मना कर दिया। तभी वहां बैठे बाकी अरबी लोग भी उठ खड़े हुए। 4 लोग पहले से मौजूद थे, अब 2 और उठे। उन दोनों बेबस लड़कियों को दबोच लिया गया। इसके बाद जो हुआ उसे बयान करना भी मुश्किल है। उन 5 वहशी दरिंदों ने बारी बारी से उन दोनों पर जुल्म ढाए। चीख पुकार, रोना, गिड़गिड़ाना सब बेकार था। वह लड़कियां मरती क्या ना करती, बस अपनी असमत को तार तार होते देखती रहीं। जब उन जानवरों की हवस पूरी हुई तब जाकर उन्होंने उनके कपड़े लौटाए। शाहिदा बानो और गुलबदन दोनों बुरी तरह टूटी और बेजान सी हालत में ब्यूटी पार्लर वापस लौटी। उन्हें देखते ही ब्यूटी पार्लर की अरबी मालकिन ठहाके मारकर हंसने लगी और तंज कसते हुए बोली, बहुत अच्छी सर्विस दी है, आगे भी ऐसे ही सर्विस देती रहना। लेकिन इस बार शाहिदा बानो का सब्र जवाब दे चुका था। वह गुस्से से आग बबूला होकर उस औरत का गिरेबान पकड़ लेती है और चिल्लाकर कहती है, मुझे यहां से जाना है, मेरा पासपोर्ट दो और मुझे जाने दो। पर वह बेरहम अरबी औरत मुस्कुराते हुए कहती है, यहां से जाने का सोचना भी मत। तुम 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर आई हो, खुद अपने हाथों से दस्तखत किए हैं, तुमने हमारे पास सारे कागजात मौजूद हैं। 3 साल से पहले तुम यहां से नहीं जा सकती, और अगर ज्यादा हुज्जत की या भागने की कोशिश की तो तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। शाहिदा बानो अब समझ चुकी थी कि वह फंस चुकी है। उसकी चीखें, उसकी गुहार सब बेकार थीं। वह घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर अब कोई सुनने वाला नहीं था। इसी तरह 9 साल वहीं काम किया। इसके बाद उसको इंडिया में भेज दिया। उसके बाद ये इंडिया में आकर जब ये सारी बातें बताई तो ये बात चारों तरफ फैल गई। तो दोस्तों, ये थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना या दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है ताकि आप ऐसी घटनाओं से बच सकें और सतर्क रहे। जय हिंद, जय भारत।